जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को स्पष्ट किया है कि जल बोर्ड द्वारा शहर और बाहरी रिंग रोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में गोदावरी का पानी पीने के लिए सुरक्षित है। जल मंडल के अधिकारियों ने कहा कि गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जो 30 वर्षों में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि त्रिपाड़ा एलमपल्ली जलाशय में 172 एमजीडी गोदावरी जल लेकर शहर को आपूर्ति की जा रही है। बताया गया कि बाढ़ के दौरान भले ही इस जलाशय से 12 लाख क्यूसेक पानी बहता रहा, लेकिन जल निकाय ने शहर को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि गोदावरी से लिए गए पानी को मल्लारम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पूरी तरह से विशेष ध्यान से ट्रीट किया जा रहा है। जल बोर्ड ने बताया है कि जल बोर्ड की एटीटी में समय समय पर अलग अलग चरणों में और अलग अलग क्षेत्रों में इस पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कर रही है। सीएस सोमेश कुमार ने कहा कि भीषण बाढ़ से प्रभावित भद्राद्री कोत्तगुडम जिले में विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और राहत एवं पुनर्वास की गतिविधियों जोर शोर से जारी है। जिले में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों को लेकर भद्राद्री के जिला कलेक्टर एवं कोत्तगुडम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में चिकित्सा, बिजली एवं स्वच्छता विभागों की टीमों को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। पंचायत राज विभाग द्वारा अन्य जिलों में 4100 सफाई कर्मियों को स्थानांतरित किया गया है। सीएस ने बताया कि नगर निगम विभाग से 400 सफाई कर्मचारियों, मोबाइल शौचालयों और अन्य आपातकालीन आपूर्ति को स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 436 चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं और अब तक 10,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा उपचार दिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि सभी गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है। राज्य मंत्री बुवाड़ा अजय ने स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलवरम परियोजना के निर्माण से भद्राचलम को खतरा है। पोलवरम परियोजना के मूल डिजाइन को बदल दिया गया और ऊंचाई में 3 मीटर की वृद्धि की गई। परियोजना की ऊंचाई कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार को बाढ़ को रोकने के लिए परियोजना की ऊंचाई कम करने की पहल करनी चाहिए। पुवाड़ा अजय कुमार ने कहा कि एपी मंत्री बोत्सा सत्यनारायण और अंबाटी रामबाबू की टिप्पणी आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके बयान को लेकर एपी के मंत्री इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं। भद्राचलम के लोगों और मंदिर को डूबने से बचाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। 7 మండలాలని సీలేరు ప్రాజెక్టుని 2014కు ముందు తెలంగాణ పునర్విభజన బిల్లు పెట్టినప్పుడు యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఈ 7 మండలాలు కలిపి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పునర్విభజించిన పరిస్థితి. కానీ 2014 తర్వాత 2014లో ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసి ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఈ 7 మండలాలని మరియు భద్రాచలానికి ఆనుకున్న 5 విలీన గ్రామాలను కూడా ఈ ఏవైతే మరి ఎటపాక, కన్నాయగూడెం, పిచ్చుకలపాడు, పురుషోత్తంపట్నం, గుండాల ఈ 5 గ్రామాలు కూడా భద్రాచలం టౌన్గా ఆనుకొని ఉంటాయి। मंत्री केटीआर ने बाढ़ राहत पर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य भारी बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन केंद्र ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 के बाद से एनडीआरएफ के तहत 1 पैसा भी नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास सहकारी संघवाद का क्या यही अर्थ है? जब 2020 में हैदराबाद में बाढ़ आई थी तो कोई मदद क्यों नहीं दी गई? उन्होंने देश भर में 2018 से 2022 तक एनडीआरएफ के माध्यम से केंद्र द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत का विवरण ट्वीट किया। बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने आरोप लगाया कि सीएम केसीआर के कथनी और करनी में काफी बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता आरंभ करने के बाद केसीआर अपने फार्म हाउस से बाहर निकले। నాయకులు గాని ఎవ్వరు కూడా ఈ యొక్క వరద సహాయ సహకారంలో భాగస్వాములు కాలేదని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది।
ఈ యొక్క బురద రాజకీయం చేయడం కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీకే దక్కుతుందని చెప్పి ఈ సమావేశంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. రాజకీయం చేయాలంటే ఇదొక సరైన సమయం కాదు. ఎన్నికలు లేవు, ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. पूर्व सांसद रविंदर नायक ने भरोसा जताया कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के तौर पर जरूर जीतेंगी। उन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने बरकतपुरा पार्टी कार्यालय में भाजपा भाग्यनगर जिला कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा भाग्यनगर के अध्यक्ष समाज सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पुरानी सीट पर मजबूत हैं और आगामी चुनावों में कुछ और सीटें जीतेंगी। బీజేపీ పార్టీ పదాధికారుల సమావేశం. ఈ సమావేశానికి నేను ముఖ్య అతిథిగా రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 22వ తేదీ నుంచి 9 ఆగస్టు వరకు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాల మీద వివరంగా చర్చించడం జరిగింది. ఇందులో జిల్లా అధ్యక్షుల వారి అధ్యక్షన, అదేవిధంగా జిల్లా ఇన్ఛార్జి వారు కేఎల్ఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మేము ఇక్కడ మరి చర్చ జరిపినాము. అనేక విషయాల మీద, ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్ మీద, అదే రకంగా దేశంలో మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత जगतगिरी गुट्टा में बोडराई पुनर्स्थापन उत्सव का आयोजन किया गया। कुतबुलापुर विधायक केपी विवेकानंदा ने विशेष पूजा की। जगतगिरी गुट्टा 126 संभा के मखदूना नगर में बोडराई नबशीला पुनर्स्थापन उत्सव में विधायक केपी विवेकानंदा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय के.एम. पांडु की मदद से 1983 में स्थापित बोडराई को फिर से स्थापित करके उन्हें बहुत खुशी हो रही है, जब वे गांव के सरपंच और पंचायत समिति के उपाध्यक्ष थे। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर ने राज्य में शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं को हल करने और सरकारी नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित किया है। ప్రైవేట్ కాలేజీల కన్నా, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కన్నా మంచి రిజల్ట్స్ ఈరోజు గురుకులలో సాధించున్నారంటే దాని వెనకాల ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. దాంతోపాటు గౌరవ శాసనసభ్యులు షాద్నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు అంజయ్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్టు 10th క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 100% ఇంటర్మీడియట్ అప్గ్రేడ్ కావాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు 480 జూనియర్ కాలేజెస్ ఉంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత 1050 జూనియర్ కాలేజెస్ అప్గ్రేడ్ చేసిన ప్రతి గురుకులంని, కస్తూర్బా కావచ్చు, మోడల్ స్కూల్ కావచ్చు. सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मांग की है कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों की तुरंत मदद करे और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करे। बाढ़ पीड़ितों को युद्ध स्तर पर सहायता प्रदान करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों ने अपना घर गंवाया है उनके लिए नए घर बनवाए जाए। राज्य सरकार को कार्य योजना बनाकर स्थायी रूप से आवश्यक धनराशि आवंटित करने को कहा गया है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए की कालेश्वरम परियोजना की सिंचाई और इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के साथ बनाया जाना चाहिए था और वे 2014 से ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में सबसे ऊंचे स्थान तमाड़ीहट्टी के पास अंबेडकर के नाम पर एक परियोजना शुरू की थी, जबकि तेरास सरकार ने फिर इस डिज़ाइन के नाम पर कालेश्वरम नामक एक परियोजना का निर्माण किया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने गुरुकुल और अल्पसंख्यक रेसिडेंसी स्कूल स्थापित किए हैं और देश में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर सरकारी स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ कॉरपोरेट सुविधाएं मुहैया कराकर शिक्षा क्षेत्र को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। मेडचल मलकाजगिरी जिला परिजादिगुड़ा सरकारी स्कूल एवी कंस्ट्रक्शंस के सौजन्य से छात्रों को निःशुल्क नोटबुक बांटी गई। इस अवसर पर सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 7,289 करोड़ रुपए से मना उरु मना बड़ी और मना बस्ती मना बड़ी कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्तर पर विकसित किया गया है।
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरली वेंकट तेलंगाना में 7 अगस्त को होने वाली एसआई प्रारंभिक परीक्षा को अगली तारीख तक स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने गांधी भवन में बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री को कई सुझाव दिए। चूंकि यूपीएससी एपीएफ परीक्षा है, इसलिए राज्य के शिक्षा विभाग से एसआई प्रारंभिक परीक्षा पर पुनराविचार करने की मांग की है। टीएनएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रेड्डी ने कहा कि विकास के मामले में सीएम केसीआर जो दावे कर रहे हैं, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि उनके कथनी और करनी में काफी बड़ा फर्क है। टीएनएसएफ नेताओं ने शैक्षिक मुद्दों को हल करने के लिए हैदराबाद के लकड़ी का पुल में स्कूल शिक्षा आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया। इस संदर्भ में छात्र संघ के अध्यक्ष रविंदर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इन मुद्दों पर सीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचा नहीं है और शिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा कि टीएनएसएफ नेताओं ने एक सप्ताह के लिए सरकारी स्कूल का दौरा किया और समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने छात्रों को अभी तक पाठ्य पुस्तकें नहीं दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्याह्न भोजन खराब तरीके से परोसा जा रहा है। एससी निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीड़ामर्ती रवि ने तेलंगाना राज्य में दलित परिवारों का सर्वेक्षण कराने और मादिगों के लिए 12% आरक्षण प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने सोमाजुड़ा प्रेस क्लब में टीएमआरपीएस अध्यक्ष एटिका राजू के साथ आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बात की। अगर केंद्र राज्यों को वर्गीकरण विधेयक लाने का अधिकार देता है तो वे 12% आरक्षण देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि संसद के इस सत्र में एससी वर्गीकरण विधेयक पेश करने की मांग के साथ अगले महीने की 8 और 9 तारीख को चलो दिल्ली का आयोजन किया जाएगा और वे जंतर मंतर पर महाधरना और विशाल रैली करेंगे। दी आर्य कटिका डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मांग की है कि कोकापेट में आर्य कटिका समुदाय को आवंटित 1 एकड़ जमीन पर 5 मंजिल कॉन्सेप्ट बनाया जाए। इस मामले को लेकर सुंदरैया विज्ञान केंद्र में राज्य कमेटी की बैठक हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष जी भूमपल्ली अशोक और महिला अध्यक्ष जे सुनीता बाला ने सरकार से आर्य कटिका समुदाय के विकास के लिए 500 करोड़ से एक निगम स्थापित करने का अनुरोध किया। साथ ही बीसीए समूह में शामिल करने की मांग की। यह प्रशंसनीय है कि राज्य सरकार ने आत्मा गुरबा भवन के निर्माण के लिए 1 एकड़ भूमि आवंटित की है और 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार द्वारा दी गई राशि पर्याप्त नहीं है। दग्गुबाटी परिवार में जमीन का विवाद है। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें जो जमीन बेची गई थी उसे निर्माता सुरेश बाबू ने उसके बेटे राणा के नाम पर कर दिया। इसको लेकर पीड़िता पहले ही सिटी सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है। मंगलवार को अभिनेता राणा सुनवाई में शामिल होने वाले थे, लेकिन वह अनुपस्थित रहे। नतीजतन सिटी सिविल कोर्ट ने सुनवाई अगले महीने के लिए स्थगित कर दी। दक्षिणी मसाला समूह के अध्यक्ष नंद कुमार ने सुरेश बाबू पर अपने बेटे राणा के नाम पर की गई जमीन को उनके नाम पंजीकृत करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि उन्होंने समझौता कर दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अतीत में कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं द्वारा धमकी दी गई थी। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि रंगारेड्डी जिले के सरलिंगमपल्ली मंडल खानपेट में निर्माता दग्गुबाटी रामानायडू, उनके परिवार के सदस्यों, निर्देशक के राघवेंद्र राव, गोविंद रेड्डी और अन्य द्वारा जमीन की खरीद अवैध है और यह सरकारी जमीन है। अतिरिक्त एजी जे रामचंद्र राव ने तर्क दिया कि भूमि की बिक्री और खरीदी अवैध है। जिला कलेक्टर ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कोटे के तहत भूमि आवंटन पर जांच की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति एस नंदा की पीठ ने भूमि अधिग्रहण विवाद पर सुनवाई इस महीने की 22 तारीख तक स्थगित करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस संबंध में एक लिखित हल्फन
सामान्य वायरस में तब्दीली हो चुका कोरोना मध्यम स्तर पर अपनी मौजूदगी का खुलासा कर रहा है। इसी क्रम में तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 30,552 कोरोना टेस्ट किए गए और 658 लोग पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 316 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि रंगारेड्डी जिले में 52, मेड्चल मल्काजगिरी जिले में 81, खम्मम जिले में 30, पोचमपल्ली जिले में 25 और नलगोंडा जिले में 21 मामले सामने आए हैं। वहीं 628 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत की सूचना नहीं मिली। तेलंगाना में अब तक कोरोना से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 8,10,976 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8,02,354 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 4,511 लोगों का इलाज चल रहा है। हैदराबाद की पुरानी बस्ती में मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। चंद्रन गुट्टा में पुराने थाने के पास मोहम्मद अजहर नाम का शख्स किराए पर गोदाम चला रहा है। गोदाम तक माल पहुंचाने के लिए एक ऑटो हर रोज आता है। हाल ही में इसी कॉलोनी के वहीद नाम के शख्स ने ऑटो के गली में आने पर आपत्ति जताई। इसी क्रम में रात करीब 8 बजे अजहर के दोनों बेटों मोहम्मद गुलाम अकबर और मोहम्मद गुलाम असगर ने वसीयत की बहस हो गई। उनका इस बात को लेकर विवाद हो गया कि ऑटो उनके घर के सामने से गुजर रहा है। वहीद का कहना था कि ऑटो की वजह से सड़क जाम हो जाता है। इस मुद्दे को लेकर दोनों भाइयों से वहीद की फिर एक बार बहस हो गई। गुस्से में तमतमाई वहीद घर से चाकू लाकर और दोनों भाइयों पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और घटना की जांच कर रही है। फिल्म मन्नाडु से जोरों पर चल रहे तमिल स्टार हीरो सिंबू 22 जुलाई को फिल्म महा के 7 दर्शकों के सामने आएंगे। इस मौके पर उनके फैंस ने उनकी तारीफ की। मदुराई में उन्होंने अपने सभी फोटो और पोस्टर को मिलाकर एक हवाई पर 1000 फीट लंबा बैनर बनाया। यह दर्शकों को अभिभूत कर रहा है। इसे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस बीच हंसिका, श्रीकांत, थम्बी रमैया और अन्य ने इस फिल्म में अभिनय किया, जबकि संगीत जिब्रान ने तैयार किया था। सलीम मलिक द्वारा निर्देशित दर्जा में सुनील और अनसुया मुख्य भूमिका में है। शिवशंकर पेडिपति द्वारा निर्मित और कामिनेनी श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म इस महीने की 22 तारीख को रिलीज हो रही है। इस फिल्म की प्री रिलीज सेरेमनी के दौरान अनसुया ने अहम कमेंट किया। यह एक अद्भुत फिल्म है, उन्होंने कहा। फिक्शन और एक्शन एंटरटेनर फिल्म। सलीम मलिक ने कहा कि कहानी पटकथा पर आधारित है। कामिनेनी श्रीनिवास ने कहा कि वह चाहते हैं कि दर्जा एक बड़ी सफलता हो। तेलंगाना की तैराक वृत्ति अग्रवाल ने राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भुवनेश्वर में हो रहे इस टूर्नामेंट में वृत्ति अंडर 17 लड़कियों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल श्रेणी में 17 मिनट 33.78 सेकेंड में फिनिश लाइन पर पहुंचकर विजेता बनी। तेलंगाना की बिक्कना साई निहार ने अंडर 17 लड़कों की 400 मीटर मिडले स्पर्धा में 4 मिनट 40.8 सेकेंड का समय लिया। सुहास प्रीतम ने अंडर 14 लड़कों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 28.51 सेकेंड में रजत पदक जीता।